डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के माबैन मुज़ाकरात की बहस में सदर जरदारी की भी एंट्री हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी मुफाहमत के अमल की क़यादत के लिए तैयार हूं। जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान एतमाद बहाली के लिए कौमी मुफाहमत के अमल की क़यादत के लिए भी तैयार हूं। पाकिस्तान को तसादुम की नहीं, ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और बानी PTI समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिलकर बैठने की ज़रूरत है और इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुफाहमत की सियासत पर जोर खुशाइंद है, मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए अगर वाकई संजीदा है तो क्या हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देगी या नहीं देगी। अब रुख करने वाले हैं वज़ीर आला KP कराची का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें कैसे वेलकम करेगी, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर नवीद कंवर। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा टेक है हुकूमत को खड़ा रखने में, और अब बातें ये हो रही हैं कि मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम हम चाहते हैं तो 5 बड़ों को मिल बैठना होगा, जिसमें खान साहब भी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं। आपको लगता है ये मुमकिन हो पाएगा और वाकई ये बहुत ज़रूरी है अगर सियासी इस्तेहकाम हमें चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये राना साहब बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस सारी चीज का बैकग्राउंड क्या है। होना चाहिए, इस पे तो कोई शक नहीं। जाहिर है कि डायलॉग से ही मसले हल होते हैं और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब तमाम जो कंसर्न लोग हैं, पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका काम है एक दूसरे से बात करना और एक दूसरे से अफवाह व तफहीम से अल्टीमेटली चीज़ों को रिजॉल्व करना। लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। डिज़ायर तो हो सकता है हुकूमत का कि ये होना चाहिए, लेकिन एक तो ज़ाहिर है खान साहब की भी जो पोजीशन रही है वो किसी से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं होते नॉर्मली। और आज भी PTI की पोजीशन तो ये है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर मेन ऑपोजिशन कहती है कि हम बात नहीं करेंगे, चलें, आपने 2 और लोगों पे आउटसाइड द पार्टी आपने ये लगा दी जिम्मेदारी, लेकिन एक सीरियसनेस भी होनी चाहिए ना। इस वक्त तो इतने मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, ये नहीं पता चलता कि PTI सीरियस है या नहीं है सीरियस अबाउट डायलॉग। और क्या उनका अभी तक ये ख्याल है कि 2 साल से उन्होंने जो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक दीवार से टक्करें मारी हैं, क्या वो उस स्ट्रेटेजी को चेंज करने को तैयार हैं या नहीं? अगर सीरियसनेस है तो फिर दूसरी साइड्स भी उसको सीरियसली लेंगे। अगर नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकली एक अपनी पोजीशन को ठीक रखने के लिए आप कह देते हैं कि हाँ जी हम करेंगे, लेकिन हम वो भी करेंगे, धरने भी देंगे और व्हाटएवर एल्स दूसरे एहतजाज भी करेंगे, तो फिर कौन इसको सीरियसली लेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जब मोहतरमा शहीद की बरसी के मौके पर खिताब किया, उन्होंने ये कहा कि कौमी मुफाहमत के अमल की क़यादत के लिए वो तैयार हैं। ऐसी कोई भी चीज़ होगी जिसके अंदर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान एतमाद की बहाली हो तो वो उसे लीड करेंगे या कर सकते भी हैं। तो कुछ ऐसा प्लान जहन में है जरदारी साहब के? जी, उन्होंने भी आइडिया इसलिए फ्लोट किया है कि जाहिर है वो यूनिक पोजीशन में है एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ द कंट्री। वो उस हद तक तो जाहिर है कि एक ऐसी जगह है जहां पे या पार्लियामेंट हो या प्रेसिडेंट हो, जहां पे एक डायलॉग मुमकिन हो सकता है। लेकिन बात तो वही आ जाती है ना कि ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। वी नीड टू सी कि दूसरी साइड कितनी तैयार है इस सारी चीज को अडॉप्ट करने में। और आपने देखा है कि वक्त के साथ साथ देखिए प्री कंडीशंस जब ये लगाते हैं कि पहले खान साहब रिलीज होंगे, पहले ये होगा, पहले ये होगा, तो वो उसका तो माहौल ही नहीं बना हुआ ना। तो पहले माहौल बनाएं, जो इंटरलोकेटर्स हैं इनके या इवन जिन लोगों को इन्होंने विद इन द पार्टी या आउटसाइड ये जिम्मेदारी दी हुई है, तो उनका काम है कि वो माहौल बनाएं जिससे ये सब कुछ मुमकिन हो सके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगर ये डायलॉग्स इनिशिएट हो जाते हैं तो
ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि पहले तो वो ये शर्त रखेंगे बानी की रिहाई हो, और अगर ये शर्त ना भी रखें तो जो बातें तय होंगी उसके लिए वो मुलाकात करना चाहेंगे। मुलाकातें फिलहाल हो नहीं रही, उससे पाबंदी है। आपको लगता है फिर इतना एज देना पड़ेगा पीटीआई के इस मौजूदा क़यादत को कि वो जाए और जाके खान साहब से मुलाकात मैं कर ले? वही बात रिपीट करूंगा। ये बात पीटीआई के साथ राना सनाउल्लाह की जो मीटिंग हुई ऑन एन इनफॉर्मल लेवल इन द स्पीकर्स ऑफिस, मैं भी मौजूद था। वहां उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि जी आप ये कहते हैं कि उनसे मुलाकात कराओ। मुलाकात तो इज एन इनकंसिक्वेंशियल थिंग। अगर एक चीजें सही माना में चलना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये सब चीजें हो जाती हैं ना। लेकिन एज अ प्री कंडीशन ये नहीं कभी भी नहीं होगा। क्योंकि फिर पीटीआई उस पोजीशन में नहीं है कि ये बात अपनी मनवा सके ना। तो जाहिर है क्विड प्रो को होता है। जब डायलॉग की बात करते हैं तो दोनों साइड्स को कुछ लो कुछ दो वाले उस पे आना पड़ता है। बिल्कुल तो सही। उसके लिए जो चीजें भी करने की जरूरत है वो की जाए। और सर आपको ये लगता है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद को आगे करके जिसकी सरबराही अचकज़ई साहब कर रहे हैं, पीटीआई किसी डुअल गेम में भी हो सकती है कि ठीक है अगर कोई मुफाहमत या कोई डील हो जाए तो कल को अगर पीटीआई को इंडिविजुअली उससे पीछे हटना हो तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जनाब हमने ये डील नहीं की? नहीं, ये तो खैर अब बच्चों वाली बातें हुई ना कि ऑपोजिशन तो पीटीआई है। एक या दो इंडिविजुअल्स को अब मिला के आप कहेंगे हम पीटीआई नहीं है तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। तो सवाल ये है कि अगर बैठते हैं डायलॉग में तो खान साहब की मर्जी से बैठेंगे, अगर नहीं बैठते तो उनकी मर्जी की वजह से नहीं बैठेंगे ना। तो ये वाली जो बातें हैं ये स्कूल की पॉलिटिक्स में भी होती हो जिसमें ऐसी चीजें होती हैं, नॉट रियल। अच्छा सर, अब वज़ीर आला केपी जो है वो कराची के दौरे का ऐलान कर चुके हैं। कल ऐसी खबरें भी फ्लोट हो रही थी कि कराची की जो सिंध हुकूमत है उन्होंने वेलकम कहा है। सो पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी रहेगी वज़ीर आला केपी के दौरे को लेकर? लाहौर में तो उन्हें कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। अगर जैसे खुद ही आप कैसे डिफाइन कर रही हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो जाहिर है कि एक चीफ मिनिस्टर जो होता है उसको जो प्रोटोकॉल मिलता है वो ही मिलेगा। रिसीव्ड ही विल बी वेलकम। जाहिर है अगर जो चाहेंगे तो चीफ मिनिस्टर सिंध से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी या मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो जाएगी। तो जहां तक तो उनके आना या उनका मिलना या बात करना किसी से या प्राइवेटली बैठ के वो अपने पार्टी वालों से भी जब बात करेंगे तो आई डोंट थिंक उसमें प्रॉब्लम होगा। बाकी अगर उसके बाद चीजें आगे उस तरफ जाती हैं कि कोई डिसरप्शन होती है तो फिर तो जो लॉ ऑफ द लैंड है वही एक्टिवेट हो सकता है ना। तो इस स्टेज पे लेकिन हम क्यों इस बात को जो है अभी से ही हम एप्रीहेंसिव हो जाएं। आए सो बिस्मिल्लाह जरूर आए एंड होपफुली ही वुड बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक तरफ तो हम ये जानते हैं कि मुफाहमत की बातें चाहे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वो भी कर रही है, ख़ुद पीटीआई भी अक्सर कर रही है, लेकिन स्ट्रीट पावर के लिए फरवरी में के पहले हफ्ते जो एहतजाज और सड़कें बंद करने का, पहिया जाम हड़ताल का ये लोग इरादा रखते हैं, इसके क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं? और आपको लगता है ये सही डिसीजन है कि एक टाइप पे मुज़ाकरात दूसरी तरफ स्ट्रीट पावर की तरफ जा रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा नहीं है कि पीटीआई ने इस किस्म की या ऐलान किया हो या धमकी दी हो या एक्चुअली कोशिश की हो करने की। 2 साल में आप भी देख रहे हैं कि कितनी दफा ये सारा मार्का पेश आया है। तो पहली चीज तो ये कि मैं फ्रेंकली नहीं समझ रहा कि कोई इतनी किस्म की थ्रेट ये सड़कों पे आ जाना या प्रोटेस्ट करना ये वो तो अलग बात है ना। लेकिन पहिया जाम कर देना और मुल्क को पैरालाइज कर देना आई डोंट थिंक फिलहाल कार्ड्स पे है। जो कि हम देख रहे हैं पीटीआई होप ये कर रही है कि लोग जनरली तंग होते हैं गवर्नमेंट के साथ बिकॉज उनके अपने माशी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो वो लोग सड़कों पे उमट आएंगे एंड ऑल दैट। आपने भी देखा है कि पाकिस्तान में ये बहुत कम होता है, बिल्कुल अल्टीमेट एंड। लेकिन उसके लिए अब ये नहीं हो सकता कि खान साहब को रिहा कराने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे है, ये नहीं।
सो लेट अस सी कि किस तरह से ये चीज मोमेंटम बिल्ड नवीद करती है। साहब, एक और हुकूमत सर को भी बड़ा चाहिए, पर्टिनेंट इशू है और लेट मी जस्ट जी कंप्लीट माय जी जी सेंटेंस जी। कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी सारी चीज में एहतियात बरते, कि ओवर जेलियसनेस ना हो। कभी कभी हम खुद हाथ से चीजों को खराब करते हैं, वो ना हो। बाकी अब मैं तो कोई खास खतरा नहीं देख रहा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। बहुत ज़्यादा साल्स के अख्ताम पर एनएफसी अवार्ड को लेकर और तरामीम के हवाले से बातचीत सुनाई दी, और बल्कि हुकूमत की तरफ कहा भी गया कि ये जनाब तरामीम भी लाई जाएंगी, एनएफसी अवार्ड को भी छेड़ा जाएगा, सूबों की भी बात होगी। इस पर आपकी नून लीग से बात हुई है? अब चूंकि कौमी असम्बली का इजलास होगा, भी अपोजिशन लीडर का भी तकर्रुर होगा, तो क्या इन चीज़ों पर पीपल्स पार्टी की कोई बात हुई है नून लीग के साथ? पीपल्स पार्टी एग्री है? नून लीग के साथ कैसे ऐसे इश्यूज पे एग्री हो सकते हैं जो हमारी अपनी रेड लाइंस? एनएफसी अवार्ड को की जो गारंटीज दी हुई हैं अंडर द 18th अमेंडमेंट, उसको छेड़ना जो है ना, वो तो फिर खामखा रेड रैग टू द बुल जिसको कहते हैं, वो करने की बात हो रही है ना। मसले जरूर हैं, फिस्कल स्पेस का मसला है, हुकूमत की जो कर्जे अदा करने की हर साल के बजट में वो साइज बढ़ती जा रही है, और हुकूमत को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से हम पूरा करें। लेकिन उसका जवाब ये नहीं है कि जो आप सूबों को पैसे जा रहे हैं उसमें से कटा पीटी करके और आप अपने खर्चे पूरे करें, क्योंकि वो तो फिर जो लोगों को एक्चुअल जो लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल वेलफेयर हो, वो तो सूबों के पास होता है ना। अगर वो सारी चीजें आप काट के और अपने सिर पुराने कर्जे और कर्जों को उठाने का भी जो सिलसिला है वो भी तो बंद नहीं हो रहा ना, कि इनएविटेबली ये सारी चीजें जो हैं वो आपको भुगतनी पड़ रही हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू रीथिंक कि उनके पास ऑप्शंस और क्या हैं, एंड नॉट जस्ट गो फॉर द किल ऑन द एनएफसी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना कंट्रीब्यूशन इस मुफाहमत की पॉलिसी में रहता है जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और पीटीआई के कैंप से मुस्बत इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर की तकरीरी के इशारों को मुज़ाकरात के लिए एतमाद साजी का इकदाम करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर का फैसला हो जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमती कैंप में सब ऑन बोर्ड है, लेकिन पीटीआई मकसमे का शिकार है। राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की पेशकश के साथ साथ पीटीआई की नीयत और फैसला साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं, और साथ ही साथ बानी पीटीआई को बड़ी रुकावट भी करार दे रहे हैं। पीटीआई के दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत डायलॉग चाहती है, लेकिन जब तक बानी पीटीआई की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी उस वक्त जितनी मीटिंग्स होती रहें बात नहीं बन सकती। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत और पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान अब फाइनल क्या तय हुआ है, आप तक क्या मालूमात पहुंची हैं? क्योंकि पीटीआई तो बुनियादी तौर पर तकसीम है, एक गड़ा कहता है मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरा थोड़ा हीलो हुज्जत से काम लेता है। हुकूमत का इस पे क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत जिस तरह आपने कहा कि हम तो एक मिलजुल के ही सारी बात करते हैं, और पहले दिन से हम कह रहे हैं कोई भी किसी भी मसले का हल जो है वो बैठ के मुज़ाकरात से टेबल पे होता है। दुनिया का आज तक कोई और हल नहीं निकला। कोई जंगों से तो कोई मसले होते नहीं हैं, लेकिन अभी हमारी तरफ से तो आज से नहीं, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक़्त भी हम अपोजिशन में थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से कहा कि आइए मुज़ाकरात करें, चार्टर ऑफ इकानमी करें, ताकि मुल्क की जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म बन जाएं और एक कंसिस्टेंट हो जाएं। तो अब हम तो हर वक्त आप इंडिया के साथ देख लीजिए, हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हालांकि इंडिया हमारा शुरू से ही अग्रेशन किया है और बड़ी दुश्मनी रखता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का तो स्टैंड यही है कि जो कश्मीर का मामला है या पानी के दरियाओं के मामले बैठें और नेगोशिएट करें और मुज़ाकरात से मसले का हल निकालें। तो इनके साथ भी पहले हम तो हर वक्त यही कहते हैं, अपना हाथ हमने बढ़ाया है, लेकिन वो कहते हैं हम चोर डाकुओं के साथ बैठेंगे ही नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे। अब बताइए कि ये क्या तुक है? कोई सियासी लोग किस तरह ये दो पॉलिटिकल मामला तो पॉलिटिकल पार्टी ने ही हल करने हैं ना।
तो इनको बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए, इनके अपने मफाद में है। ये बैठेंगे तो इनके मामलात बेहतर होंगे और हल होने के करीब होंगे। कोई भी चीज़ अगर उन्होंने कोई चीज़ हासिल करनी है तो नेगोशिएशन से हासिल करनी है, गिव एंड टेक से होता है पॉलिटिकल मामलात, जो सियासी मामलात है। ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर सर थोड़ा लटकाया जा रहा था, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन लीडर का फैसला हो जाएगा। तो इसको मुज़ाकरात की बेस बनाने की ही एक कड़ी समझा जाए कि हालात थोड़े नॉर्मलाइज हों, टेम्परेचर थोड़ा नीचे आए, एटलीस्ट ऑपोजिशन लीडर जो पहले से कह रहे थे तकर्रुर हो जाना चाहिए, अब वो हो रहा है। जी बिल्कुल तकर्रुर होना चाहिए और अब हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल ये भी आप समझ लें कि क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं ना मामलात का मिलजुल के कोई ना कोई मसले का हल निकले। असम्बली के फ्लोर पे भी आपने देखा कि जो बात सारी होती है आपस में एक दूसरे के साथ, बजाय कि मुल्क की तरक्की की या कोई पॉलिसी की या कोई हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में, वो तो हमारे कम डिस्कशन होती है। मैं 29 साल से कौमी असम्बली का मेंबर बन रहा हूँ, तो वो तो बहुत कम होती है। तो हम मिल बैठ के देखिए ना, आप दुरुस्त कह रही हैं कि ये हमें हल करना, ये होना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन तो बहुत ज़रूरी है, और वो कोई जो मुश्किलात नहीं हैं वो उनके सामने हैं। वो इनके अपनी भी रिफ्ट रही है थ्रू आउट पीटीआई की, तो यही पता नहीं लगता ना कि उनकी पॉलिसी क्या है। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो बहरहाल अगर हमें तो कोई इसमें एतराज़ नहीं है, इंशाल्लाह अगले सेशनों में हो जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन। अच्छा सर, बातचीत शुरू होती है, डायलॉग शुरू होते हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी पर्टिनेंट है कि किसी भी फैसले पर ये मौजूदा क़यादत अगर आपके साथ पहुंचेगी तो फिर ज़ाहिरी बात है वो ये कहेंगे कि उन्हें बानी पीटीआई की मर्ज़ी मालूम करनी है या उनसे मुलाकात करनी है। तो मुलाकातें तो फ़िलहाल आप होने नहीं दे रहे, तो जब आपकी डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो हुकूमत फैसिलिटेट करेगी इन मुलाकातों को, ताकि ऑब्वियसली बानी की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। देखिए ना, इनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर यही एक बानी वो जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, अगर उसके कहने पे ही होना है सब कुछ, तो दूसरी तरफ ये अभी तक देखिए ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जो भी जाता है वहाँ मुलाकात करता है, वहाँ बाहर निकल के आधा घंटा जो है वो सारे हमारे कौमी जो इदारे हैं, जो डिफेंस के इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करता है। और वो इस किस्म की बातें तो हम नहीं कोई भी मुल्क बर्दाश्त कर सकता ना, कि एक मुलज़िम है, उसका जब जाता है कोई मिलने के लिए, उसके कोई रिश्तेदार या वो भी, और बाहर निकल के वो सिर्फ यही कहें कि हमारे आर्मी चीफ के या हमारे फोर्सेस के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करें, तो कौन अलाउ करेगा? कहीं किसी मुल्क में ऐसा होता है? वो बात वो भी उनको भी ठीक करना चाहिए ना। ज़रूर मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात भी कोई ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि बाहर निकल के आप शुरू रहो और फिर आपको नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात तो करनी फिर बातचीत होगी कैसे? बिकॉज माइनस खान तो हो नहीं सकता उस पार्टी से। तो जिसकी पार्टी है, जिसकी बुनियाद पर वो मुज़ाकरात चाहते हैं, और फिर स्पेसिफिकली अगर उनका पहला पॉइंट ही ये होगा उन्हें रिहा किया जाए, तो फिर तो ना ही समझी जाए, ना हुकूमत कुछ देने के मूड में है, ना तहरीक इंसाफ कुछ लेने के मूड में है। नहीं, दुनिया में कहीं भी जो कोई होता है मसला रिजॉल्व होता है, ये चीज़ भी बैठ के आके तय करें ना, हमसे बात करें, कंडीशन बताएं कि वो जाएंगे, किस तरह की मुलाकात वो करना चाहते हैं, क्या उसके बाद क्या वही हमारी जो स्टेट के ख़िलाफ़ ही बातें करनी है उन्होंने? अगर यही करनी है तो कैसे मुलाकात होगी? पहले ये बैठ के तय होना चाहिए ना कि क्या तरीक़ाकार होगा। मुलाकात अगर होगी तो उसके बाद क्या होगा? यही जो पिछला रवैया रहा है वही रहेगा या कोई उसमें कोई तब्दीली आएगी? यही चीज़ें बैठ के आप कहें कि पहले मीडिया पे तय हो जाए और फिर मुज़ाकरात शुरू हों। इस वक्त देखिए ना, ज़्यादा ज़रूरत मुज़ाकरात करने की पीटीआई को है। ज़रूर मैं कहता हूँ कि मुल्क की हम हुकूमत हैं और हम भी चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम हो, हमें भी ज़रूरत है, लेकिन वो दोनों साइडों से होना चाहिए ना, दोनों साइडों की रजामंदी और गिव एंड टेक। जैसे कि 2 साल पहले सदर जरदारी साहब ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये कहा, कौमी असम्बली में खड़े हो गए, उनका तो हर एक को जो भी हैं फरीक, उनको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। अगर हर कोई अपनी ज़िद पे रहेगा तो फिर कैसे होंगे? तो मुज़ाकरात से पहले कंडीशनें नहीं लगाई जा सकती कि पहले ये करें तो मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात करें, उसमें सब बातें करें और ये कंडीशनें भी आगे तय करें ना कि उसके बाद क्या उनका लाए अमल होगा। जो पिछला लाए अमल रहा है वो वही करते रहेंगे या उसमें कोई तब्दीली आएगी? सर, तो आप कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए?
बिकॉज ऐसे मुज़ाकरात जिसमें आप उन्हें इजाज़त भी नहीं देंगे बानी से मिलने की, बात करने की, उनसे उनकी मर्जी पूछने की, तो फिर आपको लगता है ये वाली जो मौजूदा क़यादत है जो बाहर सारे मामलात देख रही है, ये कोई वज़न उठा सकती है पीटीआई के डिसीजंस का? देखिए, अगर ये तो बात वादे है कि बानी अगर चाहेंगे जिस तरह आपने कहा तो तभी होंगे ना, मुज़ाकरात भी तभी होंगे। अगर वो चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात करना तो फिर ज़बरदस्ती तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। पहले तो उसकी कंसेंट, आज तक तो उन्होंने खुल के कंसेंट ही नहीं की, अभी तक तो वो खुद भी, उनकी पार्टी भी सामने नहीं आ रही। तो मुज़ाकरात की ऑफ़र प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से रोज़ाना कई बार होती है, उनसे बात होती रहती है कि भाई अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वो अगर बानी चाहते ही नहीं है तो फिर किस चीज़ के मुज़ाकरात होंगे? सर, तो अभी कौमी असम्बली का वो जब इस इजलास में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा, जिन तरामीम की बातचीत हो रही थी और वो जो एनएफसी अवार्ड वाले मामलात हैं, वो हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि वो चेंजेस हुकूमत लेकर आ रही है? देखिए, ये तो बात वही कौमी असम्बली में ही होगी डिस्कस। इस वक्त तक कोई कैबिनेट में तो ये बात आई नहीं है, कोई एजेंडा नहीं आया, तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि क्या लाया अमल होगा। मिलजुल के असम्बली में डिबेट के बाद ही ये मामला तय होंगे। बिल्कुल सही। और आज एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि हिंदुत्व आरएसएस पॉलिसी जो है उसने पूरे भारत के अंदर एक इश्तियाल अंगेज़ी की फ़िज़ा कायम कर रखी है, और मोदी जो हैं वो सियासत का चेहरा नहीं बल्कि आरएसएस का चेहरा है। अब चूँकि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ऐसे जरीदे के अंदर किसी चीज़ का छपना, आपको लगता है आलमी दुनिया को ये बावर होगा कि वाकई भारत में सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी है? देखिए, ये तो ग्रेजुअली जो पॉलिसी इंडिया ने की वादे हो रहा है, कोई ये एक दिन का तो है नहीं, जितने अरसे से ये हो रहा है। और जो भी अक़लियतें हैं, इस क्रिसमस में आपने देखा कि क्रिश्चियंस के साथ उन्होंने क्या किया। तो मकसद ये है कि ये, और मुस्लिम अक़लियत तो वहाँ जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो वादे है। फिर इस जंग में जो बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया और वो ख्याल था कि हमें वो दबा लेंगे, लेकिन उनको शिकस्त फाश हुई। तो ये सारी दुनिया ने, किसी ने उनकी उसमें, हमने तो ये कहा था कि कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है तो इंडिपेंडेंट करा लें, तो दुनिया इस बात से कन्विंस हुई ना। हमने तो कहा कि वो इंडिपेंडेंट ही चेक कर लें कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है, जब आप मना कर रहे हैं। और आप तो वो दुनिया उनकी बातों पे इस तरह जो पहले इतबार करती थी उसका इतबार वो नहीं रहा ना। तो यही वजह है आज जो आप देख रही हैं कि कॉलम आ रहे हैं, या वर्ल्ड मीडिया भी पहले तो कन्विंस हो रहा था, नहीं जी कोई इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें सामने आने से हमारे इसमें फील्ड मार्शल आसम मुनीर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी ये क्लैरिफाई किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और हालात जो है वो आपके सामने है कि वो दुनिया में एक्सपोज हो रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रही हैं खुद। बिल्कुल सही। तो सर, सामने आ रही है अगर एक तरफ सर डायलॉग है तो दूसरी जानिब फरवरी के महीने में जो पहिया जाम का अंदिया पीटीआई दे रही है, उससे हुकूमत ने किस तरह निपटने का सोचा है? इसलिए पहले भी हम निपटते रहे हैं, जो मुख्तलिफ उनकी हुई है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि मैं ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करता हूं। मैं फैसलाबाद डिवीज़न के ज़िला चंदियोट से मेरी सियासत है। फैसलाबाद डिवीज़न के 4 ज़िले हैं, चंदियोट, झंग, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह। 18 फरवरी को 2024 में 18 सीटों में से कौमी असम्बली की 15 सीटें उन्होंने जीती हैं पीटीआई ने। इस वक्त उनके मेंबर बैठे हैं कौमी असम्बली में, लेकिन मैं वहाँ देखता हूँ वहाँ कोई एजुटेशन, अब लोग थक गए हैं रोज़ रोज़ के एहतजाज से, पहिया जाम से। और रिज़ल्ट क्या है कि कारकुन जो है वो उसको तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ये तवक्को बहुत कम है कि लोगों का वो अपराइज होगा जो जिनकी जो समझ रही है पीटीआई। बहरहाल सियासत है, उनका राइट है एज अ पार्टी, वो एहतजाज अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो कोई कौन उनको रोक सकता है? वो करके देख लें, वो तो कोई उनका राइट है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका कैसर अहमद शेख साहब नूनी के मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल तो कर लिया, ताहम तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात पर कन्फ्यूजन बरकरार है। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का हाथ बढ़ा रही है तो दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पंजाब के बाद कराची जाने का ऐलान कर दिया है।
पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को लेकर तो कंफ्यूजन का शिकार है ही, ताहम वज़ीर आला केपी ने वाज़ेह किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हम तैयार हैं। इसी पर बात करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत आपको मुज़ाकरात की दावत भी दे रही है, कई दफ़ा पीटीआई के कुछ लोग इनकार करते हैं, कुछ इनकार करते हैं, आखिर पीटीआई खुद कंफ्यूजन का शिकार क्यों है मुज़ाकरात को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पीटीआई के एंड से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दिया था और जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि 2 रोज़ा जो सेमिनार रखा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान देख लें, उसमें भी यही है कि मुज़ाकरात की पेशकश को उन्होंने एक बात से मशरूत किया है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए, ताकि जिसमें बात करनी है उसको भी पता हो कि मैंने किस हद तक बात करनी है, किन टॉपिक्स पे बात करनी है, किन टॉपिक्स पे गिव इन करना है, किन टॉपिक्स पे जो है ना डट के खड़े हो जाना है। तो ये सारी जब तक क्लैरिटी ना हो, देखिए माहौल डिफरेंट होता अगर इमरान खान बाहर होते थे तो खुद उस चीज को रिस्पॉन्ड कर लेते। इधर हम मुज़ाकरात किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? अगर तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर है तो प्राइमरीली किसका स्टेक है? स्टेक तो इमरान खान का है। अच्छा उमैर साहब, अब चूंकि अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो राना सनाउल्लाह साहब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो क़यादत बाहर है वो तो चले मुज़ाकरात कर लेगी, लेकिन जो खान साहब अंदर बैठे हैं उनका कोई भरोसा नहीं है और वो खुद सबसे बड़ी रुकावट है मुज़ाकरात के अंदर। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, देखें, इमरान खान ने तो बड़े वाज़े तौर से कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो मुज़ाकरात चाहता ही नहीं हूँ। इमरान खान क्या कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिया जाए, उनके केसेस की सुनवाई की जाए। इमरान खान तो ये नहीं कह रहे कि जी आए मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे मेरे केसेस ख़त्म करें। इमरान खान तो कह रहे हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में आइन के बहाली के लिए, उन चीज़ों के लिए बैठना चाहिए और वो तभी हो सकेगा जब स्टेक होल्डर्स ओपन दिमाग के साथ बग़ैर किसी बंदिश के बैठेंगे, तभी किसी जामे हल की तरफ जा सकेंगे। देखें, ये जो मुज़ाकरात की आज बाज़गश्त हो रही है, ये कोई छोटी बाज़गश्त नहीं है। ये कोई हम पावर ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहे कि 8 फरवरी का इलेक्शन नून लीग ने चोरी किया है, वो चोरी वापस हो जाएगी और तहरीक इंसाफ आ जाएगी। ये बेसिकली इस अवाम के लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि अवाम वोट, जो वो वोट डालते हैं वो महफूज रहे, अवाम का इस सिस्टम पे एतमाद रहे, अवाम जो टैक्सेस में पैसा देती है वो सही तरह से खर्च हो। ये एक ब्रॉडर एजेंडा है। ये ब्रॉडर एजेंडा तभी कामयाब होगा जो मुल्क के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेटिव हों। सर, लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग मुज़ाकरात करेंगे तो जिस तरह सबसे पहली और बुनियादी शर्त यही है कि जनाब खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके, पीटीआई उससे पीछे हटेगी? क्योंकि जारी बात है कोई एक फरीक या दोनों फरीक कुछ कुछ पीछे हटेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, देखिए, ये शर्त आप किधर से अखज़ कर रही हैं? अभी तो कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं हुआ। शर्त तो तब आती है ना कि पहले मुज़ाकरात में बैठने के लिए फ़रीक़ैन तैयार हों। एक फ़रीक ने अपनी क्लियर शो कर दिया है कि मेरा हैंडीकैप है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब तक मैं इमरान खान के सामने ना बैठूं मुझे अपने इख्तियार का अहाता नहीं हो सकेगा। मुझे पता हो कि मैंने किस हद तक बात करनी है, मैंने किधर रुकना है। तो जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, ये तो तब बाद की बातें हैं। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान कोई भी अपना ज़ाती एजेंडा इस जो है ना मुज़ाकरात में रखेंगे। इमरान खान तो ब्रॉडर बातें कर रहे हैं। देखिए, 9 मई के हवाले से क्लियर वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरों की हुकूमत बन गई, हम कौन सा उनसे डिमांड कर रहे हैं कि वो इस्तीफे दें, फ़ौरन निकल जाए। उसके बारे में भी इमरान खान ने कहा कमीशन बनाएं, उसको प्रोब करा लें। मगर देखें, खुद देखें ना, कुछ तो हमें भी इंसाफ करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ जो खासा वावेला भी करती रही है और तनकीद भी करती रही है कि खान साहब को बिल्कुल जो है बुरे हालात में अडयाला जेल में रखा गया है और कोई उनसे राब्ता नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं है कि उनकी हालत कैसी है। आप भी देख रहे होंगे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की रिहाई के बाद वो बाहर आकर टीवी पर बता रहे हैं कि किस तरीके से खान साहब की रूटीन है, क्या कुछ उन्हें सर्व होता है जेल के अंदर, जिसके ऊपर अब खुद उनकी भी ट्रोलिंग पीटीआई के जो कल्ट फॉलोअर्स हैं वो कर रहे हैं। इस पर अब पीटीआई कुछ थोड़ा सकून में आई है कि एटलीस्ट हकायक तो पता चले कि खान साहब बेहतर है अडयाला के अंदर? नहीं, अब इंजीनियर मिर्जा क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है?
एक बंदे को कैद से रिहाई मिल रही है, ऐसे कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये बेल मिल रही है। बात है चीजों को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, लार्जर पिक्चर में, ठीक है। इस तरह तो कीचड़ उछाड़ने वाले आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे। क्या उससे इमरान खान के कद काठ में कोई फर्क आएगा? इमरान खान को तो नहीं फर्क आएगा। इमरान खान का तो आज 8 फरवरी से भी ग्राफ ऊपर है। इमरान खान की जेल का अगर मवाजना करना है तो जो जरदारी साहब ने जेल काटी है और जो नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी है उसका मवाजना कर लें, पता चल जाएगा कि किसने जमा मर्दी से जेल काटी है, सामने आ जाएगा। अच्छा सर, बैरिस्टर गौहर जो है वो मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन उन्हें अपनों से ही कुछ गिला है। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा और सलमान अकरम राजा बिल्कुल कहते हैं मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। ये जो दो मौक़िफ़ अलग अलग हैं और फिर जो धड़ेबंदी पीटीआई के अंदर नज़र आ रही है इस चीज़ को लेकर, आप एग्री करते हैं कि शायद पीटीआई की अपने अंदर क़यादत में कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं जो पीटीआई के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं? फैसला वही है इमरान खान का कि मुज़ाकरात का मैंडेट, अगर हमें अच्छा लगे ना लगे, इमरान खान ने फैसला किया कि महमूद खान अचकज़ई ने करना है तो वो लीड कर रहे हैं। अब वो किस अंदाज में करते हैं, किस वक्त करते हैं, ये उनकी कॉल है। अब हमें तो उन्हें अब फॉलो करना है ना उसमें। अब ओवरऑल अगर इस वक्त मुल्क में मुज़ाकरात का माहौल नहीं है और वो समझ रहे हैं कि मैं इमरान खान से बात किए बगैर मुज़ाकरात में पहल नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। उमर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी गहरी नज़र रखते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है और रिपोर्ट क्या, ऐसे लग रहा है कि शायद मोदी हुकूमत का एक मकरू चेहरा सामने ले आया है पूरी दुनिया के, और वो ये कहती है रिपोर्ट कि आरएसएस की जो पॉलिसी है अब वो उनकी इंटरम सियासी पॉलिसी बन चुकी है और मोदी जो हैं वो एक सियासी चेहरा नहीं बल्कि आरएसएस का चेहरा है और इसने भारत में तबाही मचा रखी है। सर, आपको लगता है इस रिपोर्ट का एक खासा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के खिलाफ? देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पेपर है और इसकी बात को बड़े गौर से ले जाता है। उसने पूरा इनका चट्टा खट्टा खोल कर रख दिया है। उन्होंने बताया कि भारत की पॉलिसी क्या है, किस तरीके से ये हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म इनका एक तरीका है, लोगों को डरा के मुसलमानों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ मुसलमानों के साथ करते थे, अब क्रिश्चियन जो सिर्फ 2.5% पॉपुलेशन है, जो क्रिसमस के ऊपर उनके हाल किया, उनका चर्च में जाके जला गुला किया, बाहर उनका अरेंजमेंट था वो खराब किया, नबीना औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया। और सबसे बड़ी उन्होंने ये बात की कि ये इसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, इसलिए कि आपने उसने देखा कि वो वहां चर्च पे गए लेकिन उन्होंने वहां पर उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने तशवीश का इजहार नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये आप ये देखें कि ये कितना बड़ा ये खतरनाक चार जो टेररिस्ट का टोला है, जिसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल, ये खंड भारत को लेके चल रहे हैं और उसमें किसी माइनॉरिटी की जगह नहीं है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो या दलित हो। जो लोअर कास्ट है उसके लोग भी हिंदू नहीं हैं इस तरफ के। और इसके साथ फिर नागाज, मीजोज, असामी जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे स्टेट्स हैं, वो इनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ जबर के साथ, डंडे के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपना टेन्योर और एक्सटेंड कर लें। अदरवाइज लोग इनसे मुतफर हो चुके हैं, मार के हक के पास दे हैव लॉस्ट ऑल मॉरल ग्राउंड्स। उसके बाद जिस तरीके से वो मुसलमानों के घर तबाह करते हैं, मुसलमानों के दुख शॉप्स में कारोबार नहीं करने देते हैं, उनके उसके बाद उनको घरों से निकलने नहीं देते हैं, उनको मसाजिद में नहीं जाने देते हैं, माइनॉरिटीज को अपनी जो एक मजहबी होती है रस्मात वो पूरी नहीं करने देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में आप देखें क्रिसमस के ऊपर किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के ओहदेदार उनके साथ शामिल थे, हर जगह पर जा रहे साथ। अब माइनॉरिटी को हमने पूरी इजाजत दी है, हमने कभी सोचा नहीं। हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ये इरशाद था कि दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, और जो वो अपने रिलीजियस रस्मात करें दे कैन डू इट। तो अब उसको बरक से इंडिया को देखें क्या कर रहे हैं, और ये इंडिया दिन ब दिन एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक जो सेकुलर इनका था कि जी इंडिया इज सेकुलर, इनके आइन के अंदर लिखा हुआ है सेकुलर इंडिया। क्या जो अवाम ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको ये फॉलो कर रहे हैं?
क्या ये उसके उसके तशक्कुक को खत्म कर रहे हैं? अब बड़ी सख्त सोच आ गई है वहां पर, वो सारे के खिलाफ हो चुके हैं कि अब वक्त आ गया कि इंडिया को दोबारा सेकुलर में लेके जाएं। क्या ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, इस हुकूमत के होते हुए तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो यकीन से इकरा बड़ा ही पर्सनली फील कि अगर सोवियत यूनियन की इतनी बड़ी फौज और ताकत के बावजूद वो 15 रियासतों में तकसीम हो सकता है, इंडिया की फौज तो अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, कमजोर, ट्रस्ट नहीं है कमांडर्स का। पाकिस्तान की इतनी छोटी फौज थे कि हमने जो उनका हाल किया 7-8 गुना ज्यादा बड़ी फौज का आपके सामने है। तो मुझे इंडिया लगता है कि इसके हिस्से बिखरे हो जाएंगे, ये टूट जाएगा, डिफरेंट रियासतों में जाएगा, और ये इंशाल्लाह यू विल सी ये नरेंद्र मोदी ही इसको करके जाएगा, क्योंकि वो इससे इतने तंग आ चुके हैं कि अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू किक हिम आउट। इस सियासत से भी निकालेंगे और गुजरात के रेलवे स्टेशन पे इसको दोबारा चाय का खोखा लगा के देंगे कि बैठो तुम, ये तुम्हारी जगह थी, यहीं पे रहो तुम। सर, आपको लगता है कि अब जो एक सेकुलर हुकूमत का दावा है वो तो बेनकाब हो गया है, और उसके बाद अफगान तालिबान के साथ मिलकर भी भारतीय प्रॉक्सीज जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए करती हैं और जितनी साजिशें पाकिस्तान के लिए करती हैं, अब वो भी पूरी दुनिया पे आया है? पूरी दुनिया में देखें, दे आर नोन एज ग्लोबल टेररिस्ट, हु डजंट नो इट। कनाडा में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान के बीच में टेररिज्म जो खुल्लम खुल्ला कर रहा है, प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, ब्रोसर में फिर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खुल्लम खुल्ला कहता है कि हम ब्रोसर की आजादी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। अभी जो सिडनी में हुआ उसमें दाइश और इनका रॉ का आपस में नेक्सिस है, तभी वो फिलीपीन में जाकर ट्रेनिंग करके आए हैं। तो ये नॉन ग्लोबल टेररिस्ट एंड फाइनेंशियल टेररिस्ट मुल्क है ये। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में स्ट्रेचर बहुत हाई हो गया है। पाकिस्तान को मारे के बाद बहुत इज्जत अफजाई मिली है, फील्ड मार्शल रियासी मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उनको दुनिया सुनना चाहती है। दिस इज द टाइम वी मस्ट एक्सर्ट आवरसेल्फ एंड टेल वर्ल्ड कि व्हाट इंडिया इज डूइंग टू डिस्टेबलाइज इस रीजन को कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है, प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, टेररिज्म को हवा दे रहा है। अभी आपके सामने ये जिन चीजों कर रहा है, इसलिए हम मेरे ख्याल में इंडिया पे प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका के थ्रू और उसके बाद यूरोपियन यूनियन के थ्रू एंड यूनाइटेड नेशन के, कि इसको कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज इसको एफएटीएफ में इसके खिलाफ जाना चाहिए फाइनेंशियल टेररिज्म में, कि जी वहां भी जाके इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। बिल्कुल सही। और आपके ख्याल में एक और वॉरफेयर प्रोपेगेंडा जो शुरू किया हुआ है इंडियन रॉ ने अफगान तालिबान के साथ मिलकर, कि ईरान के अंदर जो सूरत हाल है उसे मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स के थ्रू, आपको लगता है ये भी इस हवाले से भी अब दुनिया को देखना पड़ेगा कि ख़ित्ते में भी तवाज़ुन कायम नहीं रख पा रहा? देखिए, इसमें तो ईरान को मालूम हो गया, उन्होंने इसीलिए उनको निकाल दिया वहां से कि मोसाद का और रॉ का आपस में नेक्सस था, जिसकी वजह से उनके साइंटिस्ट, उनके कमांडर जिन्होंने मरवा दिए। आप उसके साथ रॉ का और उसके बाद मोसाद का और ये अफगान तालिबान, इन सब ने मिल के वहां पर एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। मकसद ये है कि वहां पर इस रजीम को, ईरान रजीम को चेंज किया जाए और रज़ा पहलवी के जो बेटा है उसको इंस्टॉल किया, जो कि पपेट है, उसको ला के वो चाहते हैं कि ईरान की रिसोर्सेज के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, वहां पर इंडिया और इजराइल की प्रेजेंस वहां पर हो जाए, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस थ्रेट टू दिस रीजन। पाकिस्तान को बहुत बड़ा थ्रेट होगा। देखिए ना, सीस्तान प्रोविंस बलोचिस्तान, ये ईरान का और हमारा बलोचिस्तान साथ साथ हैं। अब अगर वहां पर मोसाद और रॉ बैठ जाते हैं आके, तो आप देखेंगे पाकिस्तान को कितना थ्रेट है बलोचिस्तान के थ्रू। इसलिए पाकिस्तान को बड़े ओपनली बात करनी चाहिए कि नो कंट्री हैज द राइट टू इंटरफेयर इन दीज अफेयर्स। आपको कोई राइट नहीं है कि अगर किसी मुल्क में राइट हो रहे हैं एहतजाज, इट इज इंटरनल मैटर्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जी अगर यहाँ किसी ने तशद्दुद किया तो मेरे फोर्सेस आ जाएंगे, वी रेडी टू कम। जस्ट इमेजिन अभी आपके सामने वेनेजुएला में क्या हुआ है। तो ये मुल्क, दुनिया इस वक्त बहुत सख्त हालात में जा रही है। इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतने वेपन डिस्ट्रक्शन हैं। अगर कहीं भी किसी जगह पे भी किसी वजह से कोई लड़ाई हो गई, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक। इसलिए यूनाइटेड नेशंस को इम्प्रूव करें, बेहतर करें, स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके उसके विंग क्लिप करते जा रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया जनरल असेंबली में कि जी आई फील यूनाइटेड नेशन इज रिडंडेंट, देन व्हाई डू यू हैव इट? फिर तो जंगल का कानून बना ले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। द वे अमेरिकन आर डूइंग इट, और इजराइल जैसे कर रहा है वो करते जाएंगे। इसलिए आपको पाकिस्तान की लेसन ये है कि वी हैव टू सपोर्ट आवर आर्म फोर्सेस, वी हैव टू रिमेन यूनाइटेड। फिफ्थ जनरेशन वॉर में यही वो चाहते हैं। फौज उन्होंने कहा मजबूत है, इसको
तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए अवाम से दूर करो, फिर इराक की तरह, लिबिया की तरह, सीरिया की तरह ये इस पे जाके अपने मकासद पूरे कर लो। तो हमें सोचना है कि हमने यूनाइटेड रहना है, हमने फिफ्थ जनरेशन वॉर को नहीं डिफीट करना बिल्कुल है, ठीक। हमने सोशल मीडिया की बातें नहीं सुननी और पाकिस्तान के लिए खड़े होना ताकि पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना के रखें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तो ये तो साबित हो गया है कि मोदी हुकूमत जो है वो सिर्फ इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहा है और वहाँ पर चाहे वो अक़लियत मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखती हों वो बिल्कुल महफूज नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।